नमस्कार बच्चों, हम पार्ट 9 पढ़ रहे थे और पार्ट 9 में हमने विकास पढ़ा था कि विकास क्या होता है। तो विकास हमने पढ़ा था कि विकास के दो कारण होते हैं कि या तो किसी जीव के जीन में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण लक्षणों में परिवर्तन होता है, या फिर लैंगिक जनन के कारण लक्षणों में परिवर्तन होता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक जनन होता है तब लक्षणों में परिवर्तन अधिक होता है। अब लक्षणों में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, भिन्नता आएगी, और भिन्नता आएगी तो विकास होगा। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे बता सकते हैं कि विभिन्नता से विकास होता है। तो हम इस चित्र द्वारा इसको समझ सकते हैं। इस चित्र में 3 स्थितियाँ दी गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली स्थिति में हम देखते हैं कि शुरू में सारी भ्रंग जो हैं, ये भ्रंग है और ये लाल रंग की हैं। लाल रंग की भ्रंग है जिसमें एक विकसित हो जाती है हरे रंग की भ्रंग। हरे रंग की भ्रंग क्यों विकसित हो जाती है? क्योंकि लाल रंग की भ्रंग जो है उनको ये कौवा खा लेता है। यानी कि लाल रंग जो है वो आसानी से कौवों को दिखाई दे जाता है, इसलिए लाल भ्रंग को वो खा लेता है। तो लाल भ्रंग ने क्या किया कि अपना रंग किस में परिवर्तित कर दिया? हरी में। हरी रंग बच जाती थी क्योंकि पत्तियों में दिखाई नहीं देती थी। तो इस कारण हरे रंग की वजह से बच जाती थी। इस कारण हरे रंग की भ्रंग तो हो गई ज़्यादा और लाल रंग की भ्रंग हो गई कम, क्योंकि कौवे इनको खा लेते थे और हरे भ्रंग ने अपना रंग हरे रंग में बदल लिया। जैसे जैसे कौवों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लाल भ्रंग कम होती जा रही है और हरी भ्रंग बढ़ती जा रही है। और एक पीढ़ी ऐसी आती है जिसमें पूरी ही भ्रंग कैसी हो जाती है? हरी। तो प्रथम स्थिति में हम देखते हैं कि पुरानी पीढ़ी कैसी थी? लाल। और नई पीढ़ी कैसी हुई? हरी। यहाँ पीढ़ी में जो रंग परिवर्तन की भिन्नता आई उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। यानी इसने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति में अपने आप में परिवर्तन कर लिया। विभिन्नता इसके अंदर उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि अपना अस्तित्व बनाना था इसको। उत्तरजीविता के लिए, जीवित रहने के लिए ज़रूरी था कि ये अपने रंग में परिवर्तन करे। तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा उत्तरजीविता कारण नहीं हो सकता। अब दूसरी परिस्थिति पे विचार करते हैं इसमें भी रंग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ कारण कुछ और है। क्या कारण है कि शुरू में यहाँ भी लाल भ्रंग थी, लेकिन कुछ कारण से एक भ्रंग कैसी हो गई? नीली। तो कुछ भ्रंग तो नीली होने लग गई और कुछ भ्रंग होने लग गई लाल। दो प्रकार की भ्रंग पनपने लगी, एक नीली और एक लाल। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा कोई भी हो सकती है, यहाँ पे दे रखा है हाथी का पैर। तो प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो सकती है। कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण जो लाल रंग की भ्रंग थी वो पूरी ही समाप्त हो गई और बची कौन सी? केवल नीली भ्रंग। तो भविष्य में केवल कौन से रंग की भ्रंग बची? नीले रंग की भ्रंग। लाल रंग की भ्रंग पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो यहाँ पे नीले रंग की भ्रंग का विकसित होने का कारण कुछ और था। यहाँ तो जीने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए था, लेकिन यहाँ पे कारण अलग था। इसको बोलते हैं आनुवंशिक विचलन। जब नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संयोगवश या दुर्घटनावश अलग होती है, विभिन्नता आती है, तो उसे हम कहते हैं आनुवंशिक विचलन। यहाँ प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। तो इस प्रकार ये जैव विविधता उत्पन्न हो गई है। अब हम इसमें पढ़ेंगे उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण क्या कहते हैं? तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि लाल भ्रंग पूर्ण रूप से समाप्त हो गए क्योंकि कौवे की बढ़ती संख्या लाल भ्रंग को देख सकती थी और खा लेती थी, किंतु हरे भ्रंग दिखाई नहीं देने के कारण जीवित रहे। यहाँ उत्तरजीविता के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत विकसित हुआ। तो यहाँ अब हम पढ़ेंगे उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण कौन से होते हैं? उपार्जित लक्षण वो होते हैं जो जीवन काल में अर्जित किए जाते हैं। ये कायिक कोशिका में परिवर्तन के कारण होते हैं। और ये जैसे हमारे किसी भी व्यक्ति के दुर्घटना में हाथ पैर कट जाते हैं तो वो एक उपार्जित लक्षण है। ये लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं जैसे कभी ऐसा होता है कि उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं कि शरीर में दो प्रकार की कोशिका होती है,
एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। तो अगर कायिक कोशिका में परिवर्तन होगा तो वो उपार्जित लक्षण होगा, और अगर जनन कोशिका में परिवर्तन होगा तो वो आनुवंशिक लक्षण होगा। आनुवंशिक लक्षण होगा। आनुवंशिक लक्षण का मतलब है कि वो उसकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। जैसे कि यहाँ पर उपार्जित लक्षण में ये है कि दुर्घटना में हाथ पैर कट जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पैर कट जाते हैं तो क्या वह उसकी अगली पीढ़ी में भी हाथ पैर कटे हुए पैदा होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि कायिक कोशिका में अगर परिवर्तन होता है तो वो आनुवंशिक नहीं होता है। लेकिन अगर जनन कोशिका में परिवर्तन हो जाता है तो वो आनुवंशिक हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई भी लक्षण में परिवर्तन होगा तो वो उसकी अगली पीढ़ी में जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कायिक कोशिका में परिवर्तन उपार्जित लक्षण होता है और जनन कोशिका में परिवर्तन आनुवंशिक लक्षण होता है। जैसे हमने किताब में उदाहरण दे रखा है हमारी किताब में कि अगर चूहों की पूँछ बार बार काट दी जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी हर पीढ़ी में चूहों की पूँछ काट दी जाए, तो क्या अगली पीढ़ी में भी चूहों की पूँछ कटी हुई पैदा होगी? ऐसा चूहा पैदा होगा जिसमें पूँछ कटी हुई हो? तो ऐसा नहीं होगा। तो हम इसको जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि उपार्जित लक्षण वह लक्षण है जो किसी प्राणी में जीवन काल में उसके कायिक ऊतक में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे व्यक्ति दुर्घटना में हाथ पैर कटना, ये लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, इसलिए जैव विकास में सहायक नहीं है। कायिक कोशिका में डीएनए के जीन में परिवर्तन से आनुवंशिकता में कोई विभिन्नता नहीं आती है, जबकि आनुवंशिक लक्षण में क्या होता है, ये लक्षण जनन कोशिका में डीएनए में जीन परिवर्तन के कारण होते हैं, जिससे ये लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आनुवंशिक लक्षण तो अगली पीढ़ी में जाएंगे, जबकि उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लक्षण किसी के जीवन काल में उसे प्राप्त होते हैं जो उसी के जीवन काल में समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि चूहे की पूँछ पीढ़ी दर पीढ़ी यदि काट भी दें तो भी उसके अगली पीढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये लक्षण कैसा कहलाएगा? उपार्जित लक्षण। अब हमारे आगे है जाति उद्भव। जाति उद्भव क्या होता है? जैसा कि नाम में ही आ रहा है, जाति उद्भव यानी कि नई जाति का विकास। नई जाति का विकास कब होता है? कब एक नई जाति बनती है? नई जाति जो है जब एक विशाल क्षेत्र में फैली समष्टि उत्तरोत्तर प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक विचलन के कारण इतनी अधिक विभिन्नता विकसित हो जाए कि उनके उप समष्टि के सदस्यों के मध्य जनन होना संभव ना हो। आपको मेन बात याद रखनी है कि जब दो उप समष्टियों के बीच जनन होना बंद हो जाए तो हम कहते हैं कि नई जाति का विकास हो गया। जो ये जाति विकास है ये अत्यंत धीमी और लंबी प्रक्रिया है, बहुत टाइम लगता है इसमें। अब हम अगर उदाहरण से समझें तो हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर ही समझ लेते हैं। हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हमने लाल भ्रंग वाला पढ़ा था कि कोई समष्टि थी जिसमें केवल लाल भ्रंग थी। अब लाल भ्रंग वाली में अगर हम ये मान लें कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी लाल भ्रंग, और इसके बीच में कोई दीवार बन जाए, दीवार का मतलब है कि या तो नदी बन जाए या फिर कोई पहाड़ बन जाए भौगोलिक परिस्थिति के कारण, तो ये दो हिस्सों में बट जाती है, एक लाल भ्रंग नदी के इस तरफ और एक इस तरफ। अब धीरे धीरे इन लाल भ्रंग में परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा कि जो इधर की लाल भ्रंग है इनमें हो सकता है कौवे ना हो, क्योंकि इधर चील और उकाब की संख्या ज़्यादा है, जिससे यहाँ पर कौवे नहीं है, और कौवे नहीं है तो लाल भ्रंग को कोई खाता नहीं है, इसलिए लाल भ्रंग को अपना रंग बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो इधर कौवों की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाल भ्रंग जो है वो किस में बदल जाती है? हरे भ्रंग में। तो यहाँ दो समष्टियाँ बन गई, एक लाल भ्रंग की और एक हरे भ्रंग की। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इनमें और अधिक विभिन्नताएं आएंगी और ये एक नई जाति बन जाएगी, लाल भ्रंग की नई जाति और हरे भ्रंग की नई जाति। कब बनेगी? जब इनमें जनन होना बंद हो जाएगा। जब इन दोनों में जनन संभव नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये दो उपसमष्टियाँ अब नई जातियों में विकसित हो गई है। तो इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों के चलते या फिर विभिन्नताओं की बहुत ज़्यादा अधिक हो जाने की वजह से नई जाति का उद्भव होता है।
और ये नई जाति का उद्भव क्यों होता है? जनन न कर पाने का कारण इन सदस्यों के डीएनए में परिवर्तन या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जनन क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके डीएनए में परिवर्तन हो जाता है या फिर उनके गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ते हैं विकास और वर्गीकरण। विकास और वर्गीकरण एक दूसरे से संबंधित है। जाति उद्भव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जिन जातियों के मध्य समानता अधिक है उनके पूर्वज एक ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मान लो जातियाँ एक जैसी हैं, जिनमें कुछ एक जैसे लक्षण हैं, तो हम मान सकते हैं कि उनके पूर्वज समान रहे होंगे। इस प्रकार समान अभिलक्षणों के आधार पर कड़ियों को जोड़ते हुए विकास की प्रारंभिक अवस्था तक पहुँच सकते हैं। उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति थी। तो इस प्रकार हम विकास की रूपरेखा बना सकते हैं, और जब हम रूपरेखा बनाएंगे तो ये वर्गीकरण के समान ही होगी। जैसे हम जानते हैं कि सभी जीवों की आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका। इसका मतलब शुरू में सभी जीवों में कोशिका थी और सारे ही जीव कैसे थे? एक कोशिकीय। बाद में धीरे धीरे उनमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ी तो वो बहुकोशिकीय हो गए। कोशिकाएं भी दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। तो इस प्रकार उनकी कोशिकाओं के आधार पर भी वे दो भागों में विभाजित हो गए। फिर यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार की होती है, स्वपोषी और परपोषी जीव होते हैं। तो भोजन के आधार पर उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो इन कड़ियों को जोड़ते हुए हम विकास की प्रारंभिक अवस्था तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार विकास और वर्गीकरण एक दूसरे का प्रतिबिंब है। अब हम पढ़ते हैं विकासीय संबंध। विकासीय संबंध को खोजने के लिए दो बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। दो बिंदु हैं समजात अंग। पहला, समजात अंग क्या होते हैं? वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना तो समान होती है किंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे विभिन्न जातियों में, जैसे पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मानव, इनमें पैरों की संरचना एक जैसी होती है, लेकिन तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो एक जैसे ही रहे होंगे। जैसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि मेंढक, छिपकली, पक्षी और मानव के यहाँ पर पैरों के चिन्ह, पैरों के हड्डियों के चित्र दे रखे हैं, अस्थि दे रखी हैं। तो हमें देखेंगे कि सबके पीछे के हिस्से और आगे के हिस्से एक जैसे हैं, लेकिन इनके क्योंकि कार्य अलग अलग हैं, इसकी वजह से इनका रूपांतरण हो गया है। तो इनसे कह सकते हैं कि इन सब का विकास कहीं ना कहीं एक ही जाति से हुआ होगा, इनके पूर्वज समान रहे होंगे। तो ऐसे अंग जिनकी संरचना तो समान हो लेकिन इनके कार्य अलग अलग हों तो इन्हें हम कहते हैं समजात अंग। लेकिन हमेशा हर परिस्थिति में ये चीज़ संभव नहीं है, कुछ चीज़ें अलग भी होती है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि चमगादड़ और पक्षी दोनों में कार्य समान होते हैं, दोनों ही उड़ने का काम करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनके पूर्वज समान होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें संरचना और इनकी उत्पत्ति दोनों की अलग अलग है। पंखों की कार्य तो समान है लेकिन संरचना और उत्पत्ति अलग अलग है, इसलिए इन अंगों को कहते हैं समरूप अंग। तो इस प्रकार समजात और समरूप अंग है, इनके पूर्वज अलग अलग हैं। अब हम पढ़ते हैं जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। विकास के क्रम को सही तौर पर समझने के लिए वर्तमान पीढ़ी के अलावा पुरानी पीढ़ी के अंगों की संरचना का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि हर एक पीढ़ी के अंगों की संरचना से ही विकास के क्रम को समझा जा सकता है। तो हर एक में वो भी आ गए जो मृत हो चुके हैं। अब जो मृत हो चुके हैं उनके अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म। ये हमें कहाँ मिलते हैं? चट्टानों के नीचे दबे हुए सूखे कठोर अवशेष मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म की आयु आकलन विधि जो होती है, इनकी आयु निकालकर हम पता लगा सकते हैं कि कब ये जीव थे और इनकी क्या संरचना थी और इनके समकालीन जीवों के साथ इनका संबंध कैसा था। तो ये दो प्रकार से इनकी आयु आकलन कर सकते हैं, एक तो सापेक्ष और एक फॉसिल डेटिंग। सापेक्ष विधि में हम निकाल सकते हैं कि जो जितनी ज़्यादा गहराई में जीव के अवशेष मिलेंगे वो उतना ही पुराना होगा। जैसे कि डायनासोर के देखिए, ये ज़मीन है, ज़मीन के सबसे नीचे वाली लेयर में डायनासोर के हैं, इसका मतलब डायनासोर सबसे पुराना है। और घोड़ा ऊपर ही ऊपर है, घोड़े के अवशेष, तो इसका मतलब घोड़ा उसके बाद में, उसके विकास का क्रम बाद में है। तो इस प्रकार सापेक्ष विधि कहते हैं इसको। और फॉसिल डेटिंग में किसी एक तत्व के समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर समय निर्धारण किया जाता है, उसकी आयु निकाली जाती है। अब हम बढ़ते हैं विकास के चरण। विकास के चरण में क्या होता है?
विकास जो है वो अनेक चरणों में सरल से जटिल की ओर डीएनए में परिवर्तन के कारण होने वाली धीमी प्रक्रिया है। जैसे आँख की बात करें तो आपने देखा होगा सभी जीवों की आँखें जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो अलग अलग आँखें क्या एक ही चरण में बन गई होंगी? बहुत समय लगा होगा और बहुत चरणों में आँखों का विकास हुआ होगा। तो अलग अलग वातावरण के हिसाब से अलग अलग आँखों का विकास हुआ। पंख भी इसी तरह से है। पंख जो है वो ठंडे स्थानों पर सामान्यतः संभवतः ये माना जाता है कि ठंड से बचने के लिए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ जीवों ने इसका उपयोग उड़ने के लिए कर लिया, जैसे पक्षी। लेकिन सरीसृप उनमें भी ये होते हैं, पाए गए हैं, लेकिन ये उड़ नहीं पाए। इन्होंने इसका उपयोग उड़ने के लिए नहीं किया। जैसे कि डायनासोर, अगर हम इनके चित्र देखते हैं तो यहाँ भी हमें पंख नज़र आते हैं, लेकिन पक्षियों ने तो उड़ने का उपयोग कर लिया, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब देखते हैं बिल्कुल अलग दिखाई देने वाली संरचनाओं की उत्पत्ति भी संभवतः एक ही स्पीशीज से हो सकती है। यानी कि हम ये माने कि दो जीव अलग अलग दिखाई देते हैं तो वो समान पूर्वज नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं उनके पूर्वज भी समान हो सकते हैं। जैसे जंगली गोभी जो 2000 वर्ष पहले मानव उगाता था जंगली गोभी को, लेकिन कृत्रिम चयन ने इसका रूप पूर्ण रूप से बदलकर गांठ गोभी, फूल गोभी, ब्रोंकली में कर दिया। यानी कि पहले जंगली गोभी उगती थी और फिर आदमी ने, मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार इसको कई प्रकार के रूपों में बदल दिया। जैसे जंगली गोभी से गांठ गोभी बन गई, फूल गोभी बन गई, ब्रोंकली बन गई, पत्ता गोभी बन गई, लाल गोभी बन गई। तो ये सब किसने किया? मनुष्य ने। अब हम पढ़ते हैं विकास प्रगति नहीं है। क्या हम कह सकते हैं जीवों के विकास को कि वो प्रगति है? प्रगति नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? पहला कारण तो ये है कि विकास में ये आवश्यक नहीं कि नई जाति उद्भव के बाद पुरानी पीढ़ी लुप्त हो जाए। यानी कि लाल भ्रंग के अगर हरी भ्रंग पैदा हो गई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि लाल भ्रंग उत्पन्न होना बंद हो जाए, पुरानी पीढ़ी भी रह सकती है। दूसरा कारण ये भी है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से उत्तम हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। यानी विकास प्रगति अगर होती तो प्रगति में क्या होता है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से उत्तम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पुरानी पीढ़ी भी उत्तम हो सकती है और नई पीढ़ी भी उत्तम हो सकती है। दोनों के वातावरण के अनुसार उनकी दक्षता निर्भर करती है। फिर तीसरा कारण है कि विकास सरल से जटिल की ओर अवश्य होता है, किंतु सरल भी उतना ही दक्ष है। यानी कि विकास कैसे हुआ? सरल से जटिल की ओर, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय ओर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सरल भी जटिल से कम महत्वपूर्ण हो, वो भी उतना ही दक्ष है। कैसे है? जैसे कि सरलतम अभिकल्प है जीवाणु। जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे गर्म झरने और अंटार्कटिका जैसी बर्फ़ जैसी ठंडी जगह पर भी मिल सकता है। इसका मतलब वो सरल तो है, लेकिन उसकी दक्षता उतनी ही अधिक है। मानव विकास के बारे में पढ़ते हैं। मानव विकास जो है संसार में रहने वाले सभी विविधता वाले मानव का विकास मुख्यतः कहाँ से माना जाता है? अफ्रीका से। अफ्रीका में होमो सेपियंस से इनका विकास माना जाता है और धीरे धीरे ये माना जाता है कि मानव होमो सेपियंस जो थे वो विश्व के विभिन्न देशों में, जैसे पश्चिमी एशिया गए, वहाँ से मध्य एशिया, फिर यूरेशिया, दक्षिण और पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, सभी स्थानों पर जाकर बस गए। अब इनका बसने का कारण हो सकता है कि वो उत्तम तरीके से जीना चाहते हों, या भौगोलिक परिस्थितियाँ हों, यात्रा करने का उनका मकसद हो, कुछ भी कारण हो सकता है इधर से उधर जाने का, लेकिन अफ्रीका से ये विभिन्न देशों में जाकर बस गए। तो मानव विकास जो है वो होमो सेपियन से माना जाता है और जिन जिन भौगोलिक परिस्थितियों में बसे उन्हीं के अनुसार उनका रंग रूप भी बदल गया। तो आज जो मानव हमें दिखाई देते हैं, अफ्रीकन मानव से दूसरे मानव अलग दिखाई देते हैं। उसका कारण है भौगोलिक विभिन्नता। बाकी सभी का विकास कहाँ से माना जाता है? अफ्रीका के होमो सेपियंस से। तो इस प्रकार आज हमारा पाठ पूरा होता है।